नमस्कार दोस्तों, मैं टिकमचंद चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे बांगोर के बारे में। तो बांगोर के बारे में अपने पढ़ा कि बांगोर है कहां। तो मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में कोटहरी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ पर स्थित जो टीला है उसको महासतियों के टीले के नाम से जाना जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि यहाँ पर उत्खनन किस प्रकार और किस किसने कब कब किया। तो इसका 3 सत्रों में उत्खनन किया गया। इसका पहली बार उत्खनन 1967 में आपके वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र और एएल लेस्किन के नेतृत्व में किया गया। फिर इसके बाद में इसका जो दूसरे सत्र का जो उत्खनन कार्य था वो 1968 में आपके पूना विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग और राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से क्या किया, यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया। और जो तीसरा सत्र का उत्खनन था वो तीसरी बार कब किया गया, वो किया गया दिसंबर 1968 से प्रारंभ हुआ और 1900 लगभग 70 तक चलता रहा। फिर अपन ने देखा कि यहाँ पर इसके कालखंड को किस प्रकार डिवीजन किया गया है। तो प्रारंभ में जो कालखंड डिवीजन किया गया था वो था आपका कालखंड फर्स्ट प्रावस्था प्रथम, कालखंड फर्स्ट प्रावस्था द्वितीय और कालखंड 2। लेकिन बाद में 1999 में कौशल महोदय ने क्या किया, अपनी पुस्तक में इस को नए सिरे से क्या किया, इस कालखंड को विभाजित करने का कार्य किया और बांगोर की सभ्यता को 3 चरणों में बांटा। और वो चरण क्या थे, कालखंड फर्स्ट, कालखंड सेकंड और कालखंड थर्ड। और उनको कार्बन डेटिंग के आधार पर उनका जब तिथियों का सीमांकन किया गया तो पता चला कि कालखंड फर्स्ट 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड निर्धारित होता है उसका। फिर अपन ने देखा जो द्वितीय कालखंड था वो 2800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का था। फिर अपन ने देखा जो लोहे युगीन कालखंड था, जो तीसरा कालखंड था वो था आपका कब से कब तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक। अब देखो, ये अपन कह सकते हैं कि बांगोर से 3 सभ्यताओं या 3 सांस्कृतिक चरणों का पता चलता है। इसी कारण बांगोर को अक्सर विद्वान एक उपनाम देते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय। तो देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो देखिए, बांगोर से तीन सभ्यताओं या संस्कृतियों के अवशेष मिले। कितने, 3 सभ्यताओं या संस्कृतियों के क्या मिले, अवशेष मिले। मैं सभ्यता भी बोल सकता हूं और इसको संस्कृति बोल सकता हूं, ठीक है। इसी कारण विद्वान इस बांगोर को क्या कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं बांगोर सभ्यता का उपनाम। इसको किस क्या संज्ञा दी जाती है, इसको आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। यानी बांगोर को विद्वानों ने जब यहां पर 3 सभ्यताओं संस्कृतियों का पता चला कि यहां पर जब मध्य पाषाण काल के भी, ताम्र पाषाण काल के भी और लोहे काल के भी प्रमाण मिलने के कारण विद्वानों ने क्या कहा कि ये तो आदिम संस्कृति का क्या है, संग्रहालय है, क्योंकि इसमें वो सभी आदिम संस्कृतियों के क्या पता चलते हैं, प्रमाण पता चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि बांगोर के जो 3 स्तर थे उनमें से एक एक कालखंड की अपन चर्चा करते हैं। तो मैं बात करता हूं कालखंड फर्स्ट। कालखंड प्रथम, इस टाइम पीरियड से अपन को किस किस के अवशेष मिलते हैं। पहली बात तो ये कब से कब तक रहा, तो ये 5000 ईसा पूर्व से लगभग 2800 ईसा पूर्व तक रहा, ठीक है। और इस स्तर से अपन को किस चीज के प्रमाण मिले, अपन को मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के क्या मिले, अपन को प्रमाण मिले हैं। किसके, मध्य पाषाण मिसोलिथिक संस्कृति, मिसोलिथिक कल्चर के क्या मिले अपन को, प्रमाण मिले हैं। अब वो क्या क्या प्रमाण मिले हैं वो एक एक करके पॉइंटों को देखते हैं अपन। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है यहां पर
पहला तो जब मध्य पाषाण की बात आती है तो आपको पता है मध्य पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, तो माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो सीधी सीधा पॉइंट है, यहां पर क्या मिला है, एक तो यहां से सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण मिले हैं एक तो, ठीक है, क्या सूक्ष्म या लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। और दूसरा क्या मिला है, पशुओं की हड्डियों के अवशेष, पशुओं की हड्डियों के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं वो दो पत्थरों के बने हुए मिले अपन को। दो पत्थर कौन कौन से, एक तो आपका था चैट और ये आपका क्वार्टर्ज, ठीक है। किस किस पत्थर से बने हुए थे, एक तो चैट नामक पत्थर से बने हुए थे और एक क्वार्टर्ज नामक पत्थर से बने हुए थे। यानी अपने बांगोर से केवल और केवल दो प्रकार के पत्थरों से मध्य पाषाणकालीन सूक्ष्म औजार मिले हैं, जिनमें से चैट की जो पत्थर से बने हुए औजार थे वो कितने प्रतिशत से, लगभग 20% पाए गए। और क्वार्टरजाइट से मिले जो पाषाण औजार थे वो कितने प्रतिशत पाए गए, 80% पाए गए। इससे पता चलता है कि क्वार्टरजाइट का इस्तेमाल राजस्थान में, बांगोर में क्वार्टरजाइट का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में क्या किया गया था, पाषाण औजार बनाने में किया गया था, ठीक है। पशुओं से बात करते हैं तो पशुओं से अपन को दो प्रकार के पशुओं की जानकारी मिलती है, एक तो पालतू पशु, कौन से पशु, पालतू पशु, और एक जंगली पशु। यानी इस स्थल से बांगोर से क्या हुआ है, पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं उनमें से कुछ पशु तो पालतू हैं और कुछ पशु कैसे हैं, जंगली पशु। इससे पता चलता है कि इस समय का मनुष्य शिकार कार्य भी करता था, क्योंकि जंगली पशु इस स्थल से, इसकी जो जंगली पशुओं की जो हड्डियां हैं वो जली हुई मिली है और कुछ पालतू पशुओं की भी हड्डियां मिली है। तो ऐसे में पता चलता है कि इस समय का मनुष्य क्या करता था, शिकार भी करता था और पशुपालन का कार्य भी करता था। ये स्थल इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में बांगोर एक ऐसा मध्य पाषाण की स्थल है जहां से पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बांगोर से पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी बांगोर का जो मनुष्य था मध्य पाषाणकालीन, वो क्या करता था, शिकार के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया था उसने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है कहां से, बांगोर से, किस चीज का, पशुपालन किए जाने का। क्योंकि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने सबसे पहले क्या किया, इसके अंतिम दौर में जाकर क्या करना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। जब भी अपन कृषि की बात करेंगे तो कृषि कार्य कब प्रारंभ होता है, तो वो होता है नवपाषाण काल में, यानी न्योलिथिक एज में प्रारंभ होता है। लेकिन चूंकि राजस्थान में तो नवपाषाण कालीन कोई अवशेष मिले ही नहीं है, यानी नवपाषाण काल को राजस्थान में कोई मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि यहां पर नवपाषाण काल के स्थान पर सीधे ही मध्य पाषाण काल से किसके अवशेष दिखाई देते हैं अपन को, ताम्रपाषाण यानी चैल्कोलिथिक प्रमाण नजर आते हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। और यहां पर जो सूक्ष्म औजार मिले हैं ये किस प्रकार के हैं, ये सूक्ष्म औजार, इनकी आकृतियां कैसी है, ज्यामितीय आकृतियां। ये सूक्ष्म पाषाण औजार कैसे हैं, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन से बने हुए हैं। मैंने कल ही बात की अपने जो मध्य पाषाणकालीन औजार थे वो कैसे हुआ करते थे, ज्यामितीय आकृतियों में हुआ करते थे। तो यहाँ की जो औजार मिले हैं वो कैसे थे, पाषाण के ज्यामितीय आकृतियों वाले थे। और इन औजारों का इस्तेमाल किसी भी लकड़ी या कोई हड्डी या किसी भी हिस्से के अगले हिस्से में इनको लगाकर फिर इनका इस्तेमाल
किया जाता था। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि ये मिश्रित आकार के या मिश्रित प्रकार के क्या थे, सूक्ष्म पाषाण औजार थे। तो ये तो थी आपके मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल के इस स्तर से यानी इस कालखंड से एक कंकाल भी अपन को प्राप्त होता है, जो जिसका सिर पश्चिम की ओर पैर पूर्व की ओर करके दफनाए गए हैं, और किसमें, आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया है। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। अब देखिए और क्या है इसमें, बांगोर का जो कालखंड फर्स्ट है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिली है अपन को, कि बांगोर के लोग शिकार के साथ साथ पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान का वह कौन सा स्थल है, वह कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से पशुपालन किए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो वो कौन सा है, आपका बांगोर है। इसके अलावा तिलवाड़े से भी ऐसे ही कुछ प्रमाण मिलते हैं। और क्या देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं कि बांगोर से पशुपालन यानी बांगोर का मनुष्य, बांगोर सभ्यता का मनुष्य पशुपालन के साथ साथ शिकार का कार्य किया करता था। यानी उसका काम था पशुपालन करना, और पशुपालन के साथ साथ क्या करता था, वो जीव अपने पेट भरने के लिए शिकार भी करता था। अब जो मध्य पाषाण कालीन जो बांगोर का जो स्थल है वो भारत में सबसे समृद्ध और सबसे विस्तृत क्या है, क्षेत्र है। तो बांगोर भारत का सबसे समृद्ध व विस्तृत मध्य पाषाण कालीन स्थल है। भारत का क्या है बांगोर, सबसे समृद्ध, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो पशुपालन के लिए, यहां पर लोग पशुपालन भी करते थे और शिकार भी करते थे और पाषाण के औजार भी बनाते थे। इस कारण इस स्थल को क्या कहा गया, भारत का सबसे समृद्ध मध्य पाषाणिक स्थल कहा गया। और ये भारत का मध्य पाषाण स्थल का प्रारूप स्थल भी है, और ये क्या है, एक विस्तृत थोड़ा बड़ा भी है। इस कारण इसको क्या कहा गया, सबसे समृद्ध और विस्तृत मध्य पाषाण कालीन स्थल कहा गया। ठीक है, अब जो बांगोर था, बांगोर से झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। जिनका फर्श पत्थर के स्लेब से बना हुआ था। यानी बांगोर जो स्थल है मध्य पाषाण काल के कालखंड है, उस कालखंड में अपन को कुछ झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। और यह भी पता चलता है कि उस समय के मनुष्य ने क्या किया, अपनी झोपड़ियों में नीचे जो फर्श बनाया, उस फर्श में बनाने के लिए उसने पत्थर के स्लेब यानी टुकड़ों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। और यह भी पता चला कि जो बांगोर के लोग थे उन्होंने यहां से एक कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, जिसे आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया। हाँ, कहां पर दफनाया गया था, यहां से एक कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, यानी एक स्केलेटन मिला है दफनाया हुआ, जो भी कहां दफनाया गया है,
उसे आवास क्षेत्र के अंदर ही दफनाया गया है। और वो कैसे दफनाया गया है वो भी ध्यान रखना। तो यहां पर जो स्केलेटन मिला है उसको उसका सिर तो किस साइड में किया गया है? पश्चिम। और पैर किस साइड में किए गए? पूर्व साइड में किए गए हैं। यानी जो बांगोर का जो मध्य पाषाणिक काल था उसमें मनुष्य को जब दफनाया जाता था तो उसका सिर किस साइड में किया जाता था? पश्चिम में किया जाता था। और पैर किस साइड में किए जाते थे? पूर्व साइड में किए जाते थे। यानी इस समय से क्या किया गया? मध्य पाषाण काल से अपन को मानव के अस्थि पंजर भी नजर आने लगे और उसको दफनाने के लिए एक विशेष दिशा का इस्तेमाल किया गया। सिर पश्चिम और पैर पूर्व की तरफ करके दफनाया जाने लगा। तो बांगोर का जो मध्य पाषाण काल था और इस काल का मनुष्य, ये भी ध्यान रखिए, इस काल का मनुष्य खाद्य संग्राहक अवस्था में था। किस अवस्था में था? खाद्य संग्राहक अवस्था में था। तो ये तो थे बांगोर के मध्य पाषाण कालीन स्थल के प्रमुख प्रमाण, यानी कालखंड फर्स्ट से अपन को ये कुछ प्रमाण नजर आते हैं। तो बांगोर सभ्यता में पशुपालन के साथ साथ शिकारकारी किया जाता था। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि यहां पर जंगली पशुओं की और पालतू पशुओं की दोनों की हड्डियां मिली हैं। और ये बांगोर भारत का सबसे बड़ा समृद्ध और विस्तृत मध्य पाषाणकालीन स्थल है। बांगोर से झोपड़ी के साक्ष्य मिले जिनकी फरस कैसे बनाई गई थी? पत्थर के स्लेब से बनी हुई थी। यहां से एक कंकाल के साक्ष्य मिले जिसे आवास क्षेत्र के अंदर ही, ये चीज ध्यान रखना, किस क्षेत्र में? आवास क्षेत्र पर, जहां पर वो रहते थे उसी क्षेत्र में दफनाया गया। और इसका सिर पश्चिम पैर पूर्व की तरफ करके दफनाया गया। अब आगे पढ़ेंगे कि जो मध्य पाषाण काल में था वो तो सिर पश्चिम की तरफ रखा जाता था। जैसे चैल्कोलिथिक काल आया तो इसका सिर घुमा दिया गया और किस साइड में किया जाने लगा? पूर्व साइड में सिर और पैर पश्चिम साइड में किए जाने लगे। फिर लोहे काल आया तो इसका सिर उत्तर पैर दक्षिण में करके दफनाया जाने लगा। तो इससे यह पता चलता है कि संविधान की प्रक्रिया अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग रही है। और इस समय का मनुष्य कैसे था? खाद्य संग्राहक अवस्था में था। स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो अपना कालखंड फर्स्ट के प्रमुख कुछ साक्ष्य जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपन कालखंड 2। कालखंड 2 से अपन को ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो उसमें क्या क्या अपन को मिला है खुदाई में वो देखते हैं। तो कालखंड 2, बांगोर का कालखंड 2, ये कब से कब तक रहा है? ये 2800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा है। और इस समय अपन को कौन सी संस्कृति के प्रमाण मिले? तो ताम पाषाणिक संस्कृति। कौन सी संस्कृति के प्रमाण मिले अपन को? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिले। जो कालखंड 2 था, बांगोर का जो कालखंड 2 था, देखो इस कालखंड में मनुष्य ने सूक्ष्म पाषाण औजारों के साथ ताम्र औजारों यानी ताम्र धातु, तांबे से बने औजारों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। यानी इस कालखंड में क्या किया मनुष्य ने? सूक्ष्म पाषाण औजारों के साथ साथ ताम्र औजारों को भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन इस समय सूक्ष्म यानी जिनको लघु सूक्ष्म पाषाण
औजारों की संख्या कम नजर आती है। यानी इस समय के मनुष्य ने, जो चैल्कोलिथिक मनुष्य था, उसने तांबे के साथ साथ पाषाण औजारों को भी इस्तेमाल किया। वो औजार कैसे थे? सूक्ष्म पाषाण औजार थे। लेकिन ये जो पाषाण औजार थे वो बहुत कम मात्रा में थे। यानी उन्होंने पाषाण औजारों का केवल और केवल थोड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने ज्यादा औजार कौन से औजारों का इस्तेमाल किया? ताम्र औजारों का इस्तेमाल किया। अतः मैं ये कह सकता हूं कि पाषाण व ताम्र औजार एक साथ उपयोग में लाने के कारण इस संस्कृति को ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। क्या कहा गया? ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। इसी ताम्र पाषाणिक संस्कृति को अपन, एक और नाम है इसको, चैल्कोलिथिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक। क्या कहते हैं इसको? चैल्कोलिथिक भी कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। जो ये कालखंड था, इस कालखंड से अपन को देखिए 5 ताम्र औजार मिले हैं। कितने ताम्र औजार मिले हैं? 5 ताम्र धातु से बने हुए औजार मिले हैं। वो चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि सूक्ष्म पाषाण औजार तो बहुत कम मात्रा में थे, ठीक है। अब 5 ताम्र पाषाण औजार के कौन कौन से हैं? तो 3 तो बाणाग्र, 3 तो क्या है? बाणाग्र है। एक टूटा हुआ भाला, और एक आपकी तांबे की बनी हुई सूरमा छड़, यानी एंटीमनी रॉड। क्या मिली है? एंटीमनी रॉड या सूरमा छड़ मिली है, ठीक है। एक तो टूटे हुए भाले का नोक अगला वाला हिस्सा, तो वो मिला है। 3 बाणाग्र मिले हैं। और बाणाग्र कैसे हुआ करते थे? ऐसे कुछ बाण का अगला वाला हिस्सा हुआ करता था। यहां पर इनके 2 छेद दिखाई देते अपन गए। क्या दिखाई देते हैं? छेद दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार 3 बाणाग्र, एक टूटा हुआ भाला का नोक और तांबे की एक सूरमा छड़ अपन को कहां से मिलती है? बांगोर के कालखंड 2 यानी ताम्र पाषाणिक स्तर से मिलती है। 5 ताम्र औजार अपन को मिलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट होता है, आगे चलिए। अब देखिए, जो कालखंड 2 था उससे और क्या प्रमाण मिलते अपन को? भाई इसमें पाषाण काल के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए इसको ताम्र पाषाणिक कहा गया। 5 ताम्र औजार मिले, 3 बाणाग्र, एक टूटा हुआ भाला और तांबे की एक सूरमा छड़, एंटीमनी रॉड मिली है, ठीक है। और क्या मिला है? देखिए, इस कालखंड से, इस स्तर से अलंकृत युक्त हस्त निर्मित मृत भांड भी प्राप्त हुई। क्या हुए? अलंकृत युक्त, यानी उन पर कुछ चित्र बने हुए थे, अलंकरण किया हुआ था इस प्रकार। और वो भी कैसे निर्मित थे? मृदभांड, हाथों से बनाए हुए मृदभांड मिले, जिन पर क्या किया गया था? अलंकरण या पेंटिंग्स या कुछ डिजाइन्स बनाई गई थी। इस समय के जो आवास थे, वो आवास कैसे थे? तो इस समय के आवास वही घास फूस से बने हुए थे, निर्मित। और इनका फर्श कैसा था? इनका फर्श पत्थर के स्लेब से बना हुआ। किससे बना हुआ था? पत्थर के स्लेब से बना हुआ था।
ठीक है। और इस समय का जो मनुष्य था उसका जीवन कैसा था, जीवन कैसा था, तो जीवन था इस समय का मनुष्य पशुपालन के साथ कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। क्या कर दिया, पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य भी करना प्रारंभ कर दिया। और साथ में क्या करता था, आखेट का कार्य भी करता था। यानी पशुपालन भी करता था। ताम्र पाषाणिक मनुष्य ने पशुपालन के साथ साथ क्या करना प्रारंभ कर दिया, कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। और साथ में विकल्प के रूप में क्या करता था, आखेट का कार्य भी करता था। ठीक है। इस समय के जो समाधान थे वो समाधान की प्रक्रिया अपन को नजर आती है, और वो भी कैसे, थोड़ी भिन्न नजर आती है। किससे, मध्य पाषाण कालीन स्तर से जो अपन को समाधान प्रक्रिया मिली वो कैसी थी, सिर पश्चिम में पैर पूर्व दिशा में थे। लेकिन इस समय में मनुष्य ने क्या किया, सिर को पूर्व में कर दिया और पैर पश्चिम दिशा में कर दिए, और मनुष्य को थोड़ा सिमेट कर, यानी उसको थोड़ा सा मोड़कर दफनाया जाने लगा। तो समाधान, तो ताम्र पाषाणिक स्तर से, इस स्तर से 3 मानव कंकाल मिले हैं। कितने मानव कंकाल मिले हैं, 3 मानव कंकाल मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन स्तर से अपन को 1 मानव कंकाल मिला था, इस स्तर से अपन को 3 मानव कंकाल मिले हैं। और वो कौन कौन से, एक मानव कंकाल तो 60 से 8 वर्ष के बच्चे का है, एक मानव कंकाल एक पुरुष का है और एक महिला का है। इस प्रकार अपन को 3 मानव कंकाल मिले हैं। और इनको कैसे दफनाया गया है, तो दफनाने की प्रक्रिया कैसी है, तो इनका सिर किस साइड में कर दिया गया, अब पूर्व दिशा में कर दिया गया। जो सिर मध्य पाषाण काल में पश्चिम दिशा में हुआ करता था वो किस दिशा में कर दिया गया, पूर्व दिशा में कर दिया गया। तो सिर, पैर पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा। तो ध्यान रखना, इस समय में यानी ताम्र पाषाणिक मनुष्य को किस साइड में करके दफनाया जाएगा, निगाह सिर पूर्व में और पैर पश्चिम में कर थोड़ा समेट कर, ध्यान रखना किसका, थोड़ा समेट कर दफनाया जाने लगा। और ध्यान रखिए, इन समाधियों से, इन ताम्र पाषाणिक समाधानों से क्या मिले अपन को, बहुत सारे ताम्र औजार, इसके अलावा अपन को कुछ मर्दभांड और कुछ अन्य औजार भी नजर आते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं इनके साथ अंत्येष्टि सामग्री भी दफनाई जाने लगी। तो मैं कह सकता हूं समाधानों के साथ, समाधानों में अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मृदभांड, औजार व अन्य सामग्रियां रखी जाने लगी। जिस मध्य पाषाण काल में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं रखी जाती थी समाधान के साथ में, लेकिन ताम्र पाषाण काल तक आते आते क्या किया जाने लगा, इनके साथ कुछ सामग्रियां उनके समाधि के अंदर ही रखी जाने लगी, जिससे पता चलता है कि ये लोग अंत्येष्टि के समय क्या करते थे, कुछ सामग्री भी रखते थे। ठीक है। साथ ही एक समाधि से तो अपन को 8 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के मर्दभांड मिले हैं। एक समाधि से तो कितने प्रकार के मर्दभांड मिले हैं, 8 प्रकार के। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि ताम्र पाषाण इस स्तर से क्या मिले हैं, अलंकृत युक्त हस्त निर्मित मर्दभांड मिले हैं। और क्या मिला है, ध्यान रखना, एक समाधि से एक कंकाल के सिर के पास से 36 गुरियों की माला मिली
है, जिसकी ये गुरिये ना, गुरिये, ये पत्थर व हड्डी दोनों से मिलकर, पत्थर से कुछ यानी अधिकांश गुरिये तो किससे बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, और कुछ गुरिये किससे बने हुए थे, हड्डी से बने हुए थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस स्थल से 36 गुरियों की माला मानव कंकाल के पास से मिली है, जो कि उसकी अधिकांश गुरियां पत्थर की बनी हुई थी और कुछ गुरियां हड्डियों से मिलकर बनी हुई थी। तो इस प्रकार इनके साथ में कुछ आभूषण सामग्री भी दफनाई जाने लगी। तो अपन फिर देख सकते हैं इस कालखंड से क्या मिला अपन को, अलंकृत युक्त हस्तनिर्मित मर्दभांड, आवास घास फूस से निर्मित थे और इनका फर्श पत्थर की स्लेब से बना हुआ था। ठीक है, जीवन पशुपालन के साथ साथ ये कृषि करना प्रारंभ कर दिया और ये भी आखेट कार्य भी करते थे। समाधान से पता चलता है कि इस स्तर से अपन को 3 मानव कंकाल मिले हैं, एक तो 7 से 8 वर्ष की महिला पुरुष बच्चे का है और एक पुरुष का है और एक महिला का है। समाधान की प्रक्रिया को थोड़ा परिवर्तन किया गया, मनुष्य को थोड़ा समेट कर इकट्ठा करके दफनाया जाने लगा, और वो कैसे, पैर पश्चिम में और सिर किस साइड में दफनाया जाने लगा, पूर्व में करके दफनाया जाने लगा, और इनके साथ में अंत्येष्टि सामग्री भी दफनाई जाने लगी, जिनमें मर्दभांड, औजार और अन्य सामग्रियां थी। एक समाधि से तो, एक समाधान से तो 8 प्रकार के मर्दभांड अपन को नजर आते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना। और एक कंकाल से क्या मिला अपन को, 36 गुरियों की माला मिली है, जो कि अधिकांश गुरिया किससे मिली हुई थी, बनी हुई थी, पत्थर की बनी हुई थी, और अधिकांश कुछ गुरिया किससे, हड्डी से मिलकर बनी हुई थी। इस प्रकार ये आपका था चैलकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक स्तर, कहां का, बांगोर का। और कब से कब तक, ये 2800 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड था। खुश रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए। जय श्री राम, खम्मा गणी।